जिंदाबाद। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल की टीम जब राष्ट्रपति भवन को घेरने के लिए निकली तो फिर एक ऐसा दृश्य सामने आ गया जिसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चौंका दिया। आखिर पुलिस फोर्स से भिड़ते हुए राहुल गांधी की टीम ने ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर देश में इस वक्त चर्चा शुरू हो गई। और दूसरी तरफ, एक तरफ जहां पर इंसाफ के लिए राहुल गांधी की टीम चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का मार्च और पुलिस से दो हाथ कर रही थी, इसी बीच में कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई जिसमें 4 में से 3 राज्यसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि दोस्तों 12 जून को दिल्ली में लुटियन जोन्स में राष्ट्रपति भवन का नजारा, उसके सामने का जो दृश्य था, जाहिर तौर पर एक हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस अंदाज में पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, तस्वीरें देख करके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत से मध्य प्रदेश में रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किया। और तब से लेकर के अब तक जो टसल चल रहा था, दूसरी तरफ जहां पर ममता बनर्जी के साथ में जो कुछ हो रहा है, उस पर किस अंदाज में कांग्रेस पार्टी नई प्लानिंग के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है, तो तीसरी तरफ देश में कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए युवाओं का घेराव। इन तीनों स्थितियों में दोस्तों केंद्र की सरकार के लिए ऐसा लगता है कि जैसे आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा अपने निजी जीवन में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में आप किसी से बहस करते हैं, किसी से बात करते हैं, सामने वाले के पास जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो फिर या तो गाली गलौज पर उतर आता है या तो फिर बल के प्रयोग पर आ जाता है। कुछ यही स्थिति इस वक्त केंद्र की सरकार की दिखाई दे रही है, जहां पर तर्क नहीं, जहां पर लॉजिक नहीं, जहां पर कोई ऐसी उचित बात नहीं, वहां पर बल के प्रयोग से विरोधियों को दबाने की कोशिश। दोस्तों, पुलिस के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब बैरिकेड पर चढ़कर राष्ट्रपति के घर के घेराव के लिए राहुल की सेना आगे बढ़ रही थी। देखिए चंद सेकंड के वीडियो जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के नेता अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली आए हुए थे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां से कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर सीनियर नेता उसमें शामिल थे। वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग से उम्मीदें तो थी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आगे के लिए लटका दिया गया, या फिर उम्मीदें कभी नजर आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस किस तौर पर रोक रही है, मगर राहुल के कमांडर जीतू पटवारी कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति भवन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगाकर मोदी शाह के मनमानी पर शिकंजा कसने की बात करने जा रहे थे। किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ करके बैरिकेड्स को फाड़ते हुए जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, ये चंद सेकंड का वीडियो देखिए। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साइड से संविधान की रक्षा कौन करेगा? यहां तक कि दोस्तों इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें सटार के अंदाज में मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक्स हैंडल पर जो फोटो डाली गई, जो वीडियो डाला गया प्रदर्शन का, उसका एक अनोखा और नया तरीका जिसे देख करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए 39 सेकंड का वीडियो। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को मारो इलेक्शन कमीशन को। जाहिर तौर पर यह सारी की सारी कशमकश
चुनाव आयोग के अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के उस एक कदम की वजह से, जिसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में उसने फैसला तो लिया नामांकन पत्र खारिज करके, लेकिन ठीक उसी मामले में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ उसने फैसला नहीं लिया। इसीलिए जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा, जाहिर तौर पर इसका कोई जवाब मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के सामने नहीं है। 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें, वो भी हमारे ही संग थे। जो दूसरी पार्टी 1-2 है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना ये है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या मध्य प्रदेश में, जल्दी से आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में भी 18 जून को उन सभी राज्यों की तरह राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी। 2 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतने के लिए उसके पास विधायकों की तादाद है, चलो मान लिया, मगर तीसरी सीट पर, जिस पर बीजेपी के पास में विधायकों की संख्या है ही नहीं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को वहां से उतार दिया। उसे लगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके विधायकों में खलबली मचाकर, विधायकों को तोड़ करके, गुप्त वोट कराकर यह कहा जाएगा कि देखिए अंतरात्मा की आवाज सुना कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और हमारे प्रत्याशी को वोट कर दिया। मगर दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीजें हो ही रही थी। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कर्नाटका भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी जब लगा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में टूट की इन कोशिशों को कामयाबी नहीं मिल रही है, तो फिर चुनाव आयोग के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर से वो काम लिया जिस काम की कल्पना शायद ही लोकतांत्रिक देश में किया जा सकता है। उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास बीजेपी के नेता शिकायत लेकर पहुंचे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है उसे खारिज किया जाए, क्योंकि कर्नाटका में एक मामले में, एक अदालती मामले में इन्होंने जानकारी हल्फनामे में छुपाई है। अगर देखा जाए दोस्तों, कोई ऐसा नामांकन पत्र है किसी प्रत्याशी का जिसमें जानकारी छुपाई गई तो नामांकन रद्द हो सकता है, आधार है। मगर जो आधार बनाया गया, दरअसल वो हवाई अधूरा आधार था, वो गलत आधार था, जिसकी बुनियाद पर नामांकन पत्र खारिज ही नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये कहा गया कि जिस केस के बारे में मीनाक्षी नटराजन पर आरोप लगाया जा रहा है, उस केस पर कोर्ट ने अभी संज्ञान तक नहीं लिया है, कोर्ट ने उस केस की सुनवाई तक नहीं की है। आरोप साबित करना तो बड़ी दूर और आगे की बात है, यहां तक कि सिर्फ एक कानूनी नोटिस आई है पक्ष दाखिल करने के लिए। होता क्या है दोस्तों, जब किसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हो जाती है, आरोप तय हो जाते हैं, उस पर 2 साल की सजा हो जाती है, या फिर कम से कम वो मामला लंबित हो जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा हो, तो फिर अगर उसको अपने नामांकन पत्र के हल्फनामे में वो जानकारी ना दी जाए, तभी उस आधार पर खारिज हो सकता है। मगर चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था, जबकि झारखंड में वैसा नहीं किया था, वहां वक्त दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अब दोस्तों, इसको लेकर के देश के एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने भी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, उन्होंने पूरे कानून और नियम के जो बिंदु हैं सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग और उसके रिटर्निंग ऑफिसर के साथ भारतीय जनता पार्टी की कलही खोली थी। लेकिन दोस्तों, इसी को लेकर के चुनाव आयोग में बार बार गए, यहां तक कि 2 दिनों तक दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर पर जाकर विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस से झड़पें हुई, लाठियां खाई, प्रदर्शन हुए। रात भर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लेटे और सोए रहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता। बावजूद इसके चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई होनी थी, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जितवा लिया था। अब ऐसी स्थिति में मीनाक्षी नटराजन क्या कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, आज वो जरा सुन लीजिए। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और
तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, कर्नाटका में भी राज्यसभा की 4 सीटों पर जिस अंदाज में जो स्थितियां सामने आई, क्योंकि वहां भी 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन 4 में से 3 राज्यसभा सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया, क्योंकि कहा गया कि वहां पर फेयर चुनाव हुआ। कौन कौन जीता? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा कांग्रेस के सचिव मंसूर अली खान, तीसरा कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, जबकि 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। अब आपको बताएं कि कर्नाटका की 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव 18 जून के लिए तय था। सोमवार नामांकन की आखिरी तारीख थी। 5 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हुए। कर्नाटका विधानसभा के सदस्यों को इस चुनाव में विधान सौध में मतदान करना था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन रद्द कर दिया गया। उम्मीदवार वापस लेने की तारीख बृहस्पतिवार थी। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि मैदान में केवल 4 उम्मीदवार बचे थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध घोषित किया गया। तो एक तरफ एमपी में धांधली से कांग्रेस का पर्चा खारिज, दूसरी तरफ ऐसे ही सेम मामले में झारखंड में चुनाव आयोग ने वैसा फैसला नहीं दिया। लेकिन एक तरफ जहां पर दिल्ली में जो स्थितियां देखी दोस्तों 12 जून को, दूसरी तरफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ में अपना बिगुल बजाता हुआ दिखा। लखनऊ में 12 जून को किस अंदाज में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए युवाओं ने सरकार को आईना दिखाते हुए इस्तीफे की मांग की। सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है। हमें ये आंदोलन जारी रखना है। कौन कौन ये आंदोलन जारी रखेगा, हाथ खड़े करके बता दें। सारे लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, कोई पीछे को नहीं हटेगा। अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। तो क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे? चेतावनी तो इनकी तरफ से कुछ ऐसी ही दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कल 13 तारीख है, सैटरडे का दिन है, बढ़िया मौका है, इस्तीफा दे दीजिए, वरना फिर 20 तारीख को वापस से हमें जंतर मंतर आना पड़ेगा प्रोटेस्ट के लिए। ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रही हैं। कल पुणे में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, आज लखनऊ में है, कल 13 तारीख को अमृतसर में है, 14 तारीख को हैदराबाद और बेंगलुरु में, 15 को जयपुर में, और फाइनली फिर हमें 20 को दिल्ली में आना पड़ेगा। और कॉकरोचेस कमाल कर दिया यार, दिल जीत लिया आपने। मैं देख रहा हूं ना वीडियोस, कोई इतने क्रिएटिव पोस्टर्स, बैनर्स, कोई फूल लेके आ रहे हैं, कोई वहां पे सफाई कर रहे हैं, और सब कुछ इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो वी हैव टू कीप अप विद दिस स्पिरिट
एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स मानेगी। जो और हमारी डिमांड्स है वो भी आपको बता देता हूं। पहला ये है कि एक ना इंडिपेंडेंट टेक ऑडिट होना चाहिए कि यहाँ पे पेपर होने इस सेंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 7 दिन पहले ही ऐसा एक इंडिपेंडेंट टेक ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई पेपर लीक हो जाता है फिर पता ही नहीं कि कब होगा, तो पहले से एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि पेपर लीक हुआ तो इस तरीके से होगा। तीसरी बात, अगर कोई पेपर हुआ है कागज पे तो उसकी मार्किंग चेकिंग वो भी पेपर पे होनी चाहिए। जो हमने देखा अभी सीबीएसई ओएसएम का, वो क्या बकवास है ना, तो वो पेपर पे ही उसकी मार्किंग होनी चाहिए अगर पेपर पे एग्जाम है। चौथी बात कि कोई बच्चा है वो एग्जाम देने जब जा रहा है तो उसका ट्रेन का किराया लग रहा है, बस का किराया है, कहीं पे वो गेस्ट हाउस में रुक रहा है क्योंकि एग्जाम सेंटर में पता नहीं कहां कहां आ जाते हैं, फॉर्म की फीस उसकी जा रही है, तो क्या सरकार को कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट नहीं करना चाहिए अगर कोई पेपर लीक होते हैं? तो ये भी होना चाहिए। और फाइनल बात कि अगर कोई पेपर लीक हुआ है इसमें एप्लीकेंट की कोई गलती नहीं है कि आप ये कहो कि आपका अटेम्प्ट तो गया, नहीं, उसको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ये हमारी 5 डिमांड है। तो कॉकरोचेस लगे रहते हैं अपने प्रदर्शन पे एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स सुनेगी। जय भीम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, कुल मिलाकर के 12 जून का दिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम के लिए कुछ इस अंदाज में शाम होते होते आया, ये दर्शाता है कि इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को किस तरीके से सत्ता पक्ष अपने जूतों तले रौंद रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर इनके मूल्यों के खत्म होने की ऐसी गलतफहमी पाल करके किसी को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।